हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, ऊंचाई का क्या असर पड़ता है ट्री कवर पे। ठीक है, अभी तक हम बहुत सारे इफ़ेक्ट देख चुके हैं। एसीएफ के रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसीएफ की रिगार्डिंग जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी डीप में कर रहे हैं और विद इन 10 डेज़ हमको इसको कवर करना है। ये जो टॉपिक्स बीच बीच में आते जाएंगे, बहुत सारा कुछ टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट का भी इसमें कवर होते जाएगा। अगर आप बात करें एग्रीकल्चर के भी बेसिक्स के साथ भी मैं लेते हुए चल रही हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएंगे वो हम कवर करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो लेक्चर्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोशिश करूँगी कि हिंदी के टर्म भी मैं इन्वॉल्व करूँ, लेकिन आपको कुछ हद तक लेक्चर के पैरेलल ही चलना पड़ेगा। आपको अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी। लेक्चर लंबा होगा क्योंकि हमको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। उसके बाद में और भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हम लेते चलेंगे। 10 डेज़ में उसको कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक, इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड या हाइट का क्या असर पड़ता है ट्री कवर पे। जैसे ही आप हाइट पे जाएंगे, एयर जो है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाती है। जैसे हम कभी भी ऊंची चढ़ाई करते हैं, आपको पता है अगर हिल वगैरह पे आप जाते हो, ठीक है, या ज़्यादा सीढ़ियाँ चलते चढ़ते जाते हो, किसी भी पहाड़ वगैरह है या उसकी चढ़ाई करते हो, तो उस समय में आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि हवा की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस कंडीशन में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है या ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड के साथ में ही क्या होगा, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, टेम्परेचर गिरने लगता है। तो ये हो गया पहला इफेक्ट एल्टीट्यूड का या हाइट का। दूसरा इफेक्ट सोलर रेडिएशन पे पड़ेगा। सोलर रेडिएशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्कैटरिंग होने लगी। स्कैटरिंग होना मतलब फैलना, टकरा करके जब रोशनी फैलने लगती है उसको कहते हैं स्कैटरिंग। अगर हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन होगी तो उस केस में क्या होगा, जो आपका ट्री है आपको पता है दो पार्ट्स में होता है। नीचे का पोर्शन हम कहते हैं रूट और ऊपर का कहते हैं शूट। तो ये शूट है ना, ये बौने होने लगेंगे और जो रूट होते हैं या जो जड़ें होती है वो फैलने लगती है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन या हाइट के कारण से सोलर रेडिएशन पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो बढ़ेंगी, उनकी स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग के कारण से जो शूट होगा वो बौना होगा और रूट्स होंगे वो फैलने लगेंगे। अब देखते हैं हिमालय पे क्या क्या असर पड़ता है एल्टीट्यूड का। पहला देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मैंने कल भी बताया था, होता है रेनफॉल। 1200 मीटर की हाइट में अगर आप हिमालयस पे जाएंगे तो मैक्सिमम आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। और दो तरीके के वहाँ पर आप देख सकते हो, पहला ट्री लाइन और दूसरा स्नो लाइन। ट्री लाइन हिमालयस में नियर अबाउट आपको 4000 मीटर पर मिलेगी और स्नो लाइन की अगर बात करें तो 5000 मीटर पर मिलेंगी। और जैसे कि आपको पता है हिमालय की हाइट कितनी है, तो 8848 मीटर। ठीक है, तो इसमें से ही 4000 मीटर में आपको ट्री लाइन मिलेगी, 5000 मीटर में आपको स्नो लाइन मिलेगी और 1200 मीटर की हाइट तक आपको क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। ये टॉपिक मैंने कल भी लिया था लेकिन आज मैं फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब माइक्रो क्लाइमेट या सूक्ष्म जलवायु। सूक्ष्म जलवायु का डेवलप हो जाना फॉरेस्ट कवर के कारण से, ये टॉपिक हम देख रहे हैं। पहला असर क्या पड़ेगा? पहला असर देखिए सोलर रेडिएशन में। सोलर रेडिएशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अभी मैं आपको इमेज दिखाने वाली हूँ कैनोपी का। कैनोपी मतलब कुछ नहीं होता है, बहुत सारे ट्रीज़ एक जगह पे लगे हैं, उनके क्राउन्स, जैसे कि मैं इसमें भी बता देती हूँ। बहुत सारे ट्रीज़ बने हैं, अब मैंने आपको बताया था ये होते हैं उनके क्राउन्स। अब अलग अलग ट्रीज़ के क्राउन्स मिल करके जो ये पोर्शन बनाते हैं ना, ये पूरा, तो इसको हम कहते हैं कैनोपी। सॉरी फॉर द पॉपअप गाइस। ये देखिए, ये होता है कैनोपी। देखिए अलग अलग ट्रीज़ का जो क्राउन है वो मिल करके क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है या एक घेराव जैसा बना रहा है, इसी को हम कहते हैं कैनोपी। ठीक है, याद रखिएगा, क्राउन बता दिया मैंने, कैनोपी बता दिया। अब देखते हैं कैनोपी के कारण से कैसे सूक्ष्म जो जलवायु है, माइक्रो क्लाइमेट, फॉरेस्ट कवर के कारण क्रिएट होता है। अब देखिए क्या होगा, अब जो सोलर रेडिएशन है उसमें जो सूक्ष्म जलवायु डेवलप हुआ है फॉरेस्ट कवर के कारण, उसका क्या असर पड़ता है, तो सोलर रेडिएशन कम हो जाएंगे। जैसे कि अब आपने देखा था ऐसे ऐसे ट्रीज़ हैं इनके क्राउन्स मिल गए हैं, तो यहाँ पर कहाँ सनलाइट एंटर कर पाएगी, सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी। थिक कैनोपी है, थिक कैनोपी है तो लोअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगी, मतलब
ज़्यादा तीव्रता की जो रोशनी है वो नहीं मिलेगी, प्रकाश नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर पे। अगर कैनोपी अच्छी है तो वो एक स्क्रीन की तरह काम करेगी इस तरीके से, ठीक है, स्क्रीन की तरह काम करेगी और ज़्यादा इक्वेबल या जो सरल क्लाइमेट है या सरल जलवायु है हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर पे क्या पड़ता है। अगर जो मॉर्निंग का अगर टेम्परेचर देखें 1.5 मीटर की हाइट तक अगर देखें तो मिनिमम होगा, ठीक है, और जो सीडलिंग होती हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं रेनफॉल पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, माइक्रो क्लाइमेट का या सूक्ष्म जलवायु का। ज़्यादा नंबर ऑफ रेनी डेज मिलेंगे, ट्रांसपिरेशन जो होगा उसकी इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी ट्रांसपिरेशन के कारण से, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, ये सीडलिंग को डैमेज होने से बचाता है एज वेल एज सैपलिंग को भी, और जो शेल्टर बेल्ट है वो रिटेन करेंगे, साथ ही जो रीजनरेशन है फॉरेस्ट्री कंडीशन का उसको या फ्रॉस्टी कंडीशन का उसको ये मदद करेगा। अब देखते हैं विंड पे क्या असर पड़ेगा। जैसे मैंने बताया अगर कैनोपी अच्छी है, अगर से कैनोपी अच्छी है या ज़्यादा कवर है कैनोपी का, बहुत सारे ट्रीज़ मिल करके ऐसे ज़्यादा कवर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, विंड की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, शेल्टर बेल्ट की तरह काम करेगा ये कैनोपी। साथ ही जो जो प्रिवेंट करेगा ये इरोजन को, इरोजन का मतलब होता है अपरदन। तो आप जानते हैं कि बहुत तरीके से अपरदन हो सकता है, वायु से भी हो सकता है और वाटर से भी हो सकता है या जल से हो सकता है। इरोजन विंड से हो सकता है, एयर से हो सकता है या वाटर के थ्रू भी हो सकता है। तो विंड से जो इरोजन हो रहा है या हवा के कारण जो अपरदन हो रहा है उसको ये रिड्यूस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ड्यू और ह्यूमिडिटी। क्राउन के जस्ट नीचे ये होता है क्राउन किसी भी ट्री का, ठीक है, क्राउन के जस्ट नीचे में आपको कोई भी ड्यू देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी ओस की बूंद आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जो नमी मौजूद रहती है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। इंक्रीज़ हो जाएगी ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन के कारण से, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मतलब टेम्परेचर के कारण पत्तियों से जो जल वाष्प जो बनते हैं उसके कारण से जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ेगी। इट इज़ नॉट सांद्रता, इट इज़ आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता, सांद्रता इज़ कॉन्सेंट्रेशन, आर्द्रता जो है वो बढ़ेगी। अब बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन मतलब जल का जल वाष्प में बदलना, आपको पता है, वाटर का वाटर वेपर में बदलना। अब इवेपोरेशन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा फॉरेस्ट फ्लोर से, क्योंकि रेडिएशन ऊपर से जो फॉरेस्ट फ्लोर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कैसे पहुँचेगी, जैसे मैंने बताया था ये कैनोपी ज़्यादा रहेगी तो रेडिएशन कम होगी, रेडिएशन कम होगी तो ये ट्रीज़ के बेस तक नहीं पहुँच पाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे किसी भी सॉइल में सॉल्ट जो है वो एक्यूमुलेट होता है, किसी भी मिट्टी में नमक की मात्रा कैसे बढ़ेगी और नमक कैसे इकट्ठा होगा ये हम देखने वाले हैं। अगर हाई वाटर टेबल रहता है, पानी ज़्यादा समय तक रुका रहता है या उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्लडिंग होना, फ्लडिंग होना भी वही है, फ्लडिंग ऑफ सी वाटर। अगर समुद्र का पानी ज़्यादा देर तक अगर वहाँ पर उसकी मात्रा बढ़ते रहती तो भी, अगर सॉइल में कार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं या सल्फेट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम के, ठीक है, ये आपको पता है जितने भी ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सारे सॉल्ट्स बनाते हैं। तो अगर इन सब की मात्रा सॉइल में या मिट्टी में ज़्यादा रहती है तो भी सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी सॉइल में, ठीक है। अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है प्रेसिपिटेशन के तुलना में, मतलब जितनी भी रेनफॉल हो रही है, बरसात हो रही है, उससे कंपैरिजन में अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, जल वाष्प में बदल रहा है ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। अब दूसरे तरीके से इससे क्या होगा, जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट इन द सेंस ऐसे सॉल्ट जो कि पानी में जो घुलनशील हो, जो घुल जाते हैं, ठीक है, तो ये डिपॉजिट हो जाएंगे इवेपोरेशन के कारण से। वाटर तो उड़ जाएगा लेकिन सॉल्ट वहीं पर रह जाएगा सॉइल में।
अब अगर बेसिन शेप्ड की टोपोग्राफी, जैसे आपको पता है जैसे कोई रिवर है यहाँ से आ रही है तो इस तरीके से ये ऐसा बसीन बनाते हैं, बेसिन कहते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके की टोपोग्राफी है तो भी यहाँ पर पे वाटर आएगा। अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर तो उड़ जाएगा, यहाँ पर सॉल्ट रह जाएंगे, ठीक है। अगर इम्प्रीवियस जो लेयर है सब सॉइल की, अगर वो रह जाती है तो उसके कारण से भी क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। अब ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल कवर है, इसके नीचे अगर थोड़ा स्लोप आ जाता है तो ये सब सॉइल कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ से भी डाउनवर्ड क्या होगा, मूवमेंट होगा पानी का, और यहाँ पर आकर के वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, उसके कारण से सॉल्ट का डिपोजिशन होगा। अब देखते हैं एक्सेस ऑफ कैनाल इरिगेशन। अगर जो नहरों के थ्रू जो इरिगेशन होता है और सब सॉइल के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती है तो उस केस में भी क्या होगा, वाटर एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होने के कारण से सॉल्ट का भी एक्यूमुलेशन होने लगेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अनदर है पैन फॉर्मेशन। पैन फॉर्मेशन, पैन अपने आपको पता है, जैसे अगर घरों में भी देखेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक टाइप का ही सरफेस का डेवलप हो जाना, इसको कहते हैं पैन फॉर्मेशन। तो ये कंकड़ का प्लान हो सकता है, क्ले का या मिट्टी का प्लान हो सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्लान फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब देखते हैं इनके कारण क्या है या ये किस किस टाइप के पैन डेवलप हो सकते हैं। पहला जो है वो है लेटरिटिक आयरन पैन, ठीक है, लेटरिटिक आयरन पैन। अब लेटरिटिक बोल रहा है तो कौन सी सॉइल होगी, लेटराइट सॉइल होगी, जिसको हम मुरम भी कहते हैं, मुरमी जो कहते हैं, मुरमी वाली सॉइल, वो वाली सॉइल। फिर उसके बाद पैन फॉर्मेशन, अगर इसका डेफिनेशन अगर हमको देखना है तो क्या होगा, कॉम्पैक्टेड और सीमेंटेड सॉइल हॉरिजन। हॉरिजन मतलब ये देखिए मैंने बताया ना, इस तरीके से ई सरफेस का डेवलप होना जिसमें सीमेंटेशन इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आयरन के हाइड्रोक्साइड होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, सिलिका होगा, सिलिका मतलब होता है सैंड या रेत हम इसको कहते हैं, और अदर सब्सटेंसेस इसमें अलग अलग टाइप के पाए जाएंगे। याद रखिए पैन फॉर्मेशन में क्या क्या है, आयरन के हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक मटेरियल है, सिलिका है, और अदर सब्सटेंसेस मिल करके एक लेयर बनाएंगी, इसको सॉइल हॉरिजन कहते हैं, ठीक है। सीमेंटेशन हो जाता है, कठोर हो जाता है, ये सीमेंटेशन मतलब होता है कठोर हो जाना, ठीक है। अब पहला हमने देखा पैन फॉर्मेशन क्या होता है। अब लेटरिटिक आयरन पैन देख लिया हमने, और उसके बाद पॉटसोलिक आयरन पैन देखने वाले हैं। तो पॉटसोलिक आयरन पैन में क्या क्या होगा, आयरन और एल्यूमिनियम के जो सिक्विसाइड्स है वो बनने लगेंगे। साथ में अब देखते हैं क्ले पैन। क्ले मतलब होता है मिट्टी। तो इसमें क्या होगा देखिए, मैकेनिकल कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है, जिसके कारण से क्ले की एक लेयर बन जाएगी और इसलिए इसको हैवी मशीन्स में, ठीक है, हैवी मशीन्स एक्सेट्रा का अगर जो यूज़ होता है उसके कारण से ये प्लान डेवलप होता है, ये पैन डेवलप होता है। क्यों, बहुत सारी हैवी मशीनरीज का अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके कारण से क्ले की लाइन बन जाएगी और इसी को हम कहते हैं क्ले पैन। अब बात करते हैं कंकर पैन। एल्यूवियल अगर सॉइल है, ठीक है, और उसके कारण से लाइम जो होता है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाना सॉइल के नीचे में, उसी के कारण कंकर पैन ये डेवलप होगा। अब बात करते हैं सिलिकॉन पैन। सिलिकॉन पैन कैसे होगा, लीचिंग इफेक्ट जो होता है सिलिका का या डिपोजिशन हो जाना इसका लोअर लेयर ऑफ सॉइल में, इसको कहते हैं हम सिलिकॉन पैन। अब बात करते हैं ह्यूमस। अब जो ब्रॉड लीव्स के प्लांट होते हैं, ऐसे ट्री जिनकी पत्तियां जो होती हैं चौड़ी होती हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज होने के बाद में वो एक जो पदार्थ बनाएंगे जिसको हम कहते हैं ह्यूमस, ठीक है, ज़्यादा ह्यूमस बनते हैं। अगर पुअरली ड्रेन्ड सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब ऐसी सॉइल जिसमें जो ड्रेन है या जो वेदरिंग है या इरोजन है कम हुआ है तो वहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा होगा। साथ ही अगर बात करें लूपिंग की,
ठीक है। ग्रीन लीव्स को रिमूव करेंगे विलेजेस से, ठीक है। ठीक है। कैटल फॉडर के लिए, कैटल फॉडर इन द सेंस जो भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए चारा जो है उसके लिए इसको रिमूव करे जाएंगे। तो आप ड्राई लीव्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसीलिए कैटल शेड्स हम उससे बना देते हैं। अब देखते हैं ह्यूमस का इम्पोर्टेंस। ह्यूमस क्या करेगा? ये इम्प्रूव करता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज सॉइल की, ठीक है। स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाएगा। साथ ही जो सैंडी सॉइल जो है उसको मोर कोहिसिव बनाएगा, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर है या जो नमी है उसको रिटेन कर पाएगी सॉइल। क्ले सॉइल्स को और ज़्यादा परमेबल बनाएगा। परमेबल मैंने बताया था कि एक चेक का काम करती है कि क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है। तो ऐसे ही अगर ह्यूमस है तो वो कोहेसिव बनाएगा, जल धारण क्षमता को बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो मॉइस्चर जो रिटेन करने की या नमी को बनाए रखने की क्षमता है उसको बनाए रखेगा। और क्ले सॉइल्स जो है उसमें वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा। ऑल्सो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, रीबर्निंग अगर होती है मिनरल्स की सॉइल्स में तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा सॉइल में। और ये जो है कोलॉइडल होता है, ठीक है, कोलॉइडल होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है नेचर में। देयरफॉर इस तरीके से ये कैटायन एक्सचेंज जो होगा उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। आपको पता है कैटायन, जैसे मैंने NaCl का एग्जांपल आपको बताया था, जो इसमें जो पॉजिटिव आयन कौन सा होगा, सोडियम का, तो यह है कैटायन। तो कैटायन जो है उसकी जो एक्सचेंज कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाता है। साथ ही न्यूट्रिएंट को जो एब्जॉर्व करना है उसमें भी मदद करता है प्लांट्स में ये। अभी एक टर्म आया था नाइट्रोजन, अब देख लेते हैं नाइट्रोजन की क्या क्या सोर्सेज है, ठीक है। और नाइट्रोजन के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो अब इस फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको मिल जाएंगी, ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पहली चीज़ हम देखने वाले हैं सोर्सेस। नाइट्रोजन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? पहला एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको जैसे पता है लगभग 71% से ज़्यादा या लगभग 71% एटमॉस्फेयर एक जो एयर है उसमें हमको मिल जाता है, ठीक है। पहले देखते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जैसे सिम्बायोटिक फिक्सेशन राइजोबियम नोड्यूल्स में होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स के। राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर लेता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में। अब नॉन सिम्बायोटिक में अगर देखें तो एज़ेटोबैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, ये आपके केमिस्ट्री में भी आ सकता है और एज वेल एज बायोलॉजी में भी ये टॉपिक आ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंटली आप समझिए इसको। पहला है सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन, हमने देखा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बायोटिक फैक्टर्स में देखा, बायोटिक फैक्टर में पहला देखा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एग्जांपल है राइजोबियम जो कि कुछ प्लांट्स के नोड्यूल्स में मिलता है। बायोटिक फैक्टर में दूसरा हम देख रहे हैं नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन में एज़ेटोबैक्टर होता है जो कि फ्री लिविंग होता है और बायोटिक फैक्टर की तरह ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन के कारण, मतलब एटमॉस्फेयर में ही क्या होगा, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण से जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा या ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर में नेक्स्ट देखते हैं जो यूवी रेज आती है, आपको पता है जो जितनी भी रेज़ आती है सन की उसमें अलग अलग टाइप की रेज़ पाई जाती हैं, यूवी रेज़, इंफ्रारेड रेज़ एक्सेट्रा, तो या विजिबल रेज़, ये सारी जो होती हैं उसमें से एक है यूवी रेज़ या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जब धरती पर आती है तो उनका जो क्लियर अगर फॉलिंग हुआ तो उसके कारण से भी नाइट्रोजन की मात्रा या सोर्सेज हमको मिलेगा। अब देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में मैंने आपको बताया था माइकोराइज़ा,
याद है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे माइकोराइज़ा क्या होता है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो मैंने माइकोराइज़ा बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और दूसरा होता है अमोनिफिकेशन बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल ये जो मैंने बताया था राइजोबियम, ये हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर में एक तो माइकोराइज़ा, अब बता ही देती हूँ, माइकोराइज़ा एक टाइप का फंगस होता है जो कि रूट के रूटलेस में डेवलप होता है। ठीक है, और अमोनिफिकेशन ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब बात करते हैं, हमने देख लिया कि नाइट्रोजन मिलेगा कहाँ से, अब इसका लॉस कैसे होगा। फॉरेस्ट फायर के कारण से नाइट्रोजन लॉस हो सकती है। क्रॉप रिमूवल, अगर कोई जो फसल है उसको आप रिमूव कर रहे हैं उसके कारण से हो सकती है। डिकम्पोजिशन की कमी के या एब्सेंस के कारण हो सकती है। डीनाइट्रिफिकेशन भी एक टाइप के बैक्टीरिया करेंगे जो कि नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में बदल देंगे और उसके कारण से वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चला जाएगा। लीचिंग होगी अगर रेन वाटर की। ठीक है, उसमें जो अमोनिकल जो नाइट्रेट्स है वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, उसके कारण से भी अगर मान लीजिए इवेपोरेशन हुआ तो नाइट्रोजन लॉस हो जाएगा। जैसे ही किसी भी सॉइल में नाइट्रेट प्रोडक्शन होता है, यही बताता है किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, कि वो सॉइल कितनी फर्टाइल है, कितनी उपजाऊ है, ये नाइट्रेट प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है या इंडेक्स है उस पर डिपेंड करता है। अगर नाइट्रिफिकेशन किसी भी सॉइल का इनसफिशिएंट होगा तो सॉइल जो है वो रीजनरेशन नहीं कर पाएगी। और कुछ ट्री स्पीसीज़ है, ठीक है, ये कुछ जो ट्री स्पीसीज़ होती है या कुछ जो ट्री के जो प्रकार होते हैं या स्पीसीज़ इन द सेंस अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ट्री में, उसके हिसाब से वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसी कुछ ट्री की स्पीसीज़ होती है जो कि नाइट्रिफिकेशन ह्यूमस के द्वारा उसको बढ़ा देती हैं। ठीक है, जैसे कि जब मैंने एग्जांपल बताया था, जो ब्रॉड लीव्ड ट्रीज़ होते हैं, जिनकी ऐसे ट्री जिनकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके टेम्परेट हिमालयाज़ में। ठीक है, ये नाइट्रिफिकेशन ऑफ ह्यूमस को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ नेचुरल रीजनरेशन को भी बढ़ावा देते हैं, कुछ जो ब्रॉड लीव ट्रीज़ होते हैं अगर उसमें मिक्स कर दिए जाएं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं वो है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट्स का क्या असर पड़ता है। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स का क्या असर पड़ता है। तो पहली बात करते हैं कंपोजिशन में। तो प्लांट्स के अलग अलग है तो डिफरेंट स्पीसीज़ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे कि किस मात्रा में सीड्स बन रहे हैं या बीज बन रहे हैं, कितनी मात्रा में, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट कितनी है, हाइट और मोड ऑफ ब्रांचिंग कैसी है, मतलब किस हाइट पे डेवलप हो रहे हैं और उनकी ब्रांचिंग कैसे हो रही है, साथ ही ग्रोथ का रेट क्या है, साथ ही जर्मिनेशन कैसा हो रहा है एडवर्स कंडीशन में भी, या सर्वाइवल कैसे कर पा रहे हैं, ग्रेजिंग हो रही है, मतलब जो पशु है वो वहाँ पर अगर अपना फीड कर रहे हैं, या पशु चराने की अगर बात होती है उस समय में, या फायर लग जाता है फॉरेस्ट में, उस तरीके से कैसे सस्टेन कर पाते हैं। ये सब कंडीशन मिला करके हमको पता चलता है कि किसी भी प्लांट स्पीसीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वहाँ के इन्वायरमेंट पे या पर्यावरण पे। तो हमने देख लिया प्लांट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखते हैं अनदर इफ़ेक्ट, मतलब अनडिज़ायरेबल स्पीसीज़, ऐसी स्पीसीज़ जो हमारी डिज़ायर नहीं होती है कि ये होने चाहिए लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी होती है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं वीड्स ही होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है लेंटाना एंड हायसिंथ। ठीक है, दो एग्जांपल याद रखिए, लेंटाना एंड हायसिंथ। अब एपिफाइट्स या क्लाइंबर्स, जिसका एग्जांपल है मोजेस एंड आईवी, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है पैरासाइट्स आपको पता है, इसको सूक्ष्मजीवी इनको परजीवी कहा जाता है। ये जो जीव है जहाँ पर भी रहते हैं इनको खुद को तो बेनिफिट होते हैं लेकिन जो होस्ट पे ये रहते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट जैसे कि सैंडलवुड ट्री में देखेंगे तो रूट पैरासाइट होता है। रूट
जो होती है इसकी पैरासिटिक होती है सैंडलवुड की, याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि सैंडलवुड की वुड जो ट्री होता है उसकी रूट्स कैसी होती है, तो पैरासिटिक रूट्स होती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि सैंडलवुड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।